आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है एक काफी भावनात्मक हिंदी कहानी। शीर्षक है सहेली बनी सौतन। हाँ। ये कहानी दोस्ती के गहरे रंगों से शुरू होती है, फिर प्यार, फिर विश्वासघात का अंधेरा और आखिर में खुद को संभालने का, दोबारा खड़े होने का एक मुश्किल सफर। हाँ, और ये जो स्रोत है एक लघु कहानी, ये मानवीय रिश्तों की जो परतें हैं उनकी मुश्किलों को बहुत बारीकी से दिखाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये देखना है कि कैसे मुश्किल हालात इंसान को उसकी अपनी अंदर की ताकत से मिलाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के किरदारों नेहा, प्रियंका, आदित्य, इनके बदलते रिश्तों को और कहानी के पीछे जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, विश्लेषण करेंगे। हाँ, मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जो इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, जो संदेश हैं, उनको देखना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जी। तो कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के एक कॉलेज कैंपस में। यहाँ मिलती हैं दो सहेलियां, नेहा और प्रियंका। हाँ। और उनकी दोस्ती मतलब ऐसी कि कॉलेज में मिसाल दी जाती थी। नेहा जैसा बताया गया है, शांत स्वभाव की, सौम्य सी, सादगी पसंद, आंखों में एक मासूमियत, सपने। और दूसरी तरफ प्रियंका, हाँ। एकदम अलग, हाँ। जोशीली, कॉन्फिडेंट, जिंदगी को खुलकर जीने वाली। हम्म। और ये जो कंट्रास्ट है ना, शायद यही उनकी दोस्ती की खूबी थी। सही कहा। अक्सर होता है ना, कैसे बिल्कुल अलग मिजाज के लोग एक दूसरे की जिंदगी में वो कमी पूरी करते हैं जो शायद उनमें खुद नहीं होती। एक तरह का बैलेंस था ये। हाँ। और ये दोस्ती सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं थी, गहरा अटूट बंधन था। कॉलेज के 4 साल समझ लीजिए एक दूसरे के साथ ही बीते। जी। छोटी छोटी खुशियां, गम, सीक्रेट्स, सब कुछ शेयर होता था। लगता था जैसे एक के बिना दूसरी अधूरी है। पूरा भरोसा, आपसी समझ। कहानी में मोड़ आता है जब नेहा की जिंदगी में आदित्य आता है। कॉलेज का आखिरी साल है, कोई वर्कशॉप है शायद। हाँ, वहीं मिलती है नेहा आदित्य से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, और आदित्य का जो शांत सुलझा हुआ सा अंदाज है वो नेहा को अच्छा लगता है। और यहाँ प्यार जैसे पनपता है वो बड़ा नेचुरल दिखाया है, कोई ड्रामा नहीं। बस धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, मुलाकातें हुई और फिर एक खामोश सा इकरार। ये वो वाला प्यार है जो वक्त के साथ आपसी समझ से गहरा होता है। कहानी ने इसे अच्छे से पकड़ा है। और मजे की बात ये कि जब नेहा ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका को बताती है तो प्रियंका बहुत खुश होती है। हाँ, उसका रिएक्शन। हाँ, वो कहती है, अरे वाह नेहा, चलो किसी ने तो तुम्हारे इस मासूम दिल की कद्र की। उस वक्त ये उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। बिल्कुल निस्वार्थ खुशी जिसे कहते हैं। हाँ। लगता है कि प्रियंका सच में नेहा के लिए खुश है। बिल्कुल। यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट कहानी जैसा लगता है। गहरी दोस्ती, नया प्यार, दोस्त का पूरा सपोर्ट। लेकिन अक्सर जिंदगी की कहानियां और इंसानी रिश्ते इतने सीधे नहीं होते ना। सही बात है। के लिए तो तब शुरू होती हैं जब रिश्ते अगले लेवल पर जाते हैं और बाहरी दुनिया का प्रेशर उन पर आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो 2 साल बाद नेहा और आदित्य की शादी हो जाती है। और शादी की तैयारियों में प्रियंका का जोश देखने लायक होता है। मतलब हर रस्म में, हर फैसले में वो नेहा के साथ खड़ी है, जैसे उसकी अपनी बहन की शादी हो। हाँ, ये एक बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है उस वक्त। बिल्कुल। शादी के बाद नेहा और आदित्य नोएडा में अपना घर बसाते हैं। शुरू के दिन वैसे ही हैं जैसे नेहा ने सोचे थे। आदित्य एक अच्छा जिम्मेदार पति है, नेहा का ख्याल रखता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन यहीं से मतलब कहानी के नीचे का जो तनाव है वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है। हाँ। वक्त के साथ, जैसा अक्सर होता है, जिंदगी की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हावी होने लगती हैं। अच्छा। आदित्य अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बिजी हो जाता है। देर रात ऑफिस, बिजनेस ट्रिप्स, घर पे भी काम, ये सब आम हो जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है नेहा पर। वो घर में अकेला महसूस करने लगती है। जिस पति के साथ नई जिंदगी शुरू की, वो अब उतना वक्त नहीं दे पा रहा। तो इसी खालीपन को भरने के लिए वो अपनी सबसे करीबी दोस्त प्रियंका उसको कुछ दिनों के लिए बुला लेती है। हाँ, कि तू आजा, घर में रौनक हो जाएगी। हाँ, कहती है तेरे बिना तो ये घर सूना लगता है, मन लगा रहेगा। ये बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। अकेलेपन में हम उन्हीं का साथ ढूंढते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। नेहा ने भी यही किया। सोचा कि प्रियंका आएगी तो अकेलापन भी दूर होगा और घर में फिर से हंसी खुशी आएगी। हाँ। लेकिन कहानी यही एक अनचाहा मोड़ लेने वाली होती है। और शुरू में तो वैसे ही होता है। प्रियंका के आने से घर का माहौल बदल जाता है, रौनक आ जाती है। हाँ, उसका वो हंसमुख अंदाज, बातें करना घर में जाना जाती है। यहां तक कि आदित्य भी, जो काम की वजह से थोड़ा सीरियस रहने लगा था,
प्रियंका के साथ हल्का फुल्का महसूस करता है। जी। बातें करने लगता है ऑफिस की, फिल्मों की, म्यूजिक की। और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शेप लेना शुरू करता है। हाँ। आदित्य और प्रियंका के बीच ये जो बढ़ती बातचीत है, ये जो कंफर्ट लेवल है, नेहा इसे शुरू में नॉर्मल दोस्ती समझती है। हाँ, उसे लगता है कि चलो पति और बेस्ट फ्रेंड की आपस में बन रही है, अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन कहानी दिखाती है कि कैसे ये दोस्ती की लाइनें कभी-कभी धुंधली हो जाती हैं, खासकर तब जब रिश्ते में पहले से कोई खालीपन हो। और फिर नेहा धीरे धीरे कुछ बदलाव नोटिस करने लगती है। बहुत हल्के। हाँ, बहुत महीन। आदित्य का रवैया थोड़ा बदला सा लगता है। फोन पर ज्यादा लगा रहता है, पूछो तो टाल देता है। मोबाइल छिपाना। हाँ, मोबाइल छिपाने लगता है। ये छोटी छोटी बातें नेहा के मन में एक शक सा पैदा करती हैं। पर वो शायद इग्नोर करती है, सोचती है ज्यादा सोच रही हूँ। ये जो शक और यकीन के बीच की कश्मकश है ना, ये बड़ी मार्मिक है। हाँ। नेहा उस पर शक नहीं करना चाहती जिसे प्यार करती है, और ना ही उस सहेली पर जिसे बहन मानती है, लेकिन हालात उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। कहानी यहाँ साइकोलॉजी को टच करती है। कैसे हम बुरी सच्चाई को देखने से बचते हैं जब तक वो बिल्कुल सामने ना आ जाए। और फिर वो पल आता है जो नेहा की दुनिया मतलब हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, एक दिन इत्तेफाक से आदित्य अपना फोन घर भूल जाता है। तभी फोन पर मैसेज आता है। नेहा यूं ही फोन उठाती है और स्क्रीन पर देखती है प्रियंका का नाम, और मैसेज में लिखा है, काश नेहा न होती तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। ओह, ये कहानी का सबसे आप कह सकते हैं विस्फोटक और दर्दनाक पॉइंट है। एक पल में वो जो भरोसे का शीश महल था वो टूटकर बिखर जाता है। हाँ। और चोट डबल है, पति और सबसे करीबी सहेली। हाँ। ये सब बेवफाई नहीं, ये तो जैसे आपके वजूद पर हमला हो। कहानी यहाँ विश्वासघात का जो साइकोलॉजिकल असर है उसे दिखाती है। इंसान अंदर तक हिल जाता है। नेहा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कि नहीं होता कि जिस प्रियंका को घर में जगह दी, जिंदगी में जगह दी, वही ऐसा कर सकती है। उसके हाथ कांपते हैं, आंसू बहने लगते हैं, बिल्कुल शॉक में चली जाती है वो। कहानी का अगला हिस्सा नेहा का जो अंदरूनी संघर्ष है उसे दिखाता है। वो कुछ दिन चुप रहती है, खामोश। हाँ, खामोश, इस कड़वी सच्चाई को पचाने की कोशिश करती है। वो रोज देखती है आदित्य और प्रियंका को सामने नॉर्मल एक्टिंग करते हुए, हंसते बोलते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, ये खामोशी शायद वो तूफान से पहले वाली शांति है जहां वो अपनी हिम्मत जुटा रही है। और ये खामोशी का दौर बहुत जरूरी है जी। ये नेहा के कैरेक्टर की डेप्थ दिखाता है। सही, वो फौरन रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सिचुएशन को समझती है, शायद अपना अगला कदम सोचती है। फिर एक दिन वो फैसला करती है कि अब ये दिखावा खत्म करना होगा। हिम्मत जुटाती है। हाँ, हिम्मत जुटाकर आदित्य और प्रियंका दोनों को अपने सामने बिठाती है। मुझे कन्फ्रंटेशन का मोमेंट है। नेहा का सवाल बहुत सीधा है और दिल चीर देने वाला है। वो प्रियंका की आंखों में देखकर पूछती है, प्रियंका, तू मेरी सहेली थी, मेरी बहन जैसी। तूने ही तो कहा था कि आदित्य मेरे लिए सही है। क्या अब तू ही उसे मुझसे छीन लेगी? इस सवाल में सालों की दोस्ती का वास्ता है, भरोसे का दर्द है। बिल्कुल। प्रियंका का जवाब एक तरह से कबूलनामा है। वो रोते हुए मानती है कि हाँ, हालात ऐसे बन गए कि वो और आदित्य भावनाओं में बह गए। वो कहती है कि उसे पता है उसने गलत किया है, लेकिन अब शायद पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है कि कैसे गलतियां हो जाती हैं और फिर उन्हें ठीक करना मुश्किल लगता है। पर क्या ये सच में हालात थे या मतलब उनके अपने फैसले, है ना? कहानी ये सवाल छोड़ देती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और आदित्य, उसका क्या रिएक्शन है? हाँ, आदित्य कहानी के मुताबिक वो पूरी बातचीत में चुप रहता है, नजरें झुकी हुई, चेहरे पे गिल्ट साफ दिखता है। उसकी ये चुप्पी शायद शब्दों से ज्यादा कह जाती है। हाँ, ये जो पैसिविटी है, सामना न कर पाना, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। आदित्य की चुप्पी इंटरेस्टिंग है। क्या ये सिर्फ गिल्ट है या कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ लोग टकराव से बचने के लिए या जिम्मेदारी से बचने के लिए खामोशी का सहारा लेते हैं? हो सकता है उसकी चुप्पी ने भी सिचुएशन को एक दिशा दी, क्योंकि नेहा को अपना फैसला अकेले लेना पड़ा। और नेहा का फैसला वाकई मजबूत होता है। वो आंसू पोंछती है, गहरी सांस लेती है और कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। वाह। फिर वो कहती है, ये घर, ये रिश्ता
अब इसमें मेरे लिए कुछ नहीं बचा, और इतना कहकर वो बिना सामान लिए, बिना पीछे देखे उस घर से निकल जाती है। ये नेहा के कैरेक्टर का पीक है। उस भयानक दुख और धोखे के पल में भी उसने झगड़ने या बदला लेने के बजाय अपनी डिग्निटी चुनी। हाँ, रिश्ते को बचाने की कोशिश करने के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक पावरफुल एक्ट है। उसने हालात कंट्रोल नहीं किए, पर अपना रिएक्शन कंट्रोल किया। कहानी फिर 6 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि नेहा ने वाकई खुद को संभाल लिया है। अच्छा? उसने नई नौकरी शुरू की है, एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया है, अपना ख्याल रखना सीख लिया है। वो पहले से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट दिखती है। जैसा कहानी में लिखा है, वो अब बिखरी हुई नहीं बल्कि जुड़ी हुई महसूस करती थी, अपने दम पर। इसी बीच उसे कहीं से खबर मिलती है कि आदित्य और प्रियंका ने शादी कर ली है। लेकिन साथ में ये भी पता चलता है कि वो दोनों खुश नहीं हैं। उनके रिश्ते में झगड़े हैं, अविश्वास है। अच्छा? शायद जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पर हो, उसमें सच्ची खुशी मिलना मुश्किल होता है। कहानी यहाँ जैसे कर्म फल की तरफ इशारा करती है। और इस खबर पर नेहा का रिएक्शन बहुत मैच्योर है। क्या करती है वो? उसके चेहरे पर न गुस्सा है न दुख, बस एक हल्की सी मुस्कान आती है, और वो शायद मन में सोचती है, कभी कभी जो हमें धोखा देते हैं वो अनजाने में खुद को ही सजा दे बैठते हैं। ये उसकी इमोशनल ग्रोथ दिखाता है। वो अब उन लोगों से, उस पास्ट से आगे बढ़ चुकी है। हाँ। कहानी का अंत बहुत पॉजिटिव और एम्पावरिंग है। नेहा खिड़की से बाहर देखती है और खुद से वादा करती है कि अब वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। किसी की सहेली, किसी की पत्नी या सौतन बनकर नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ, बस नेहा बनकर। ये सेल्फ डिस्कवरी और खुद को फिर से बनाने का फाइनल स्टेज है। तो ये थी कहानी सहेली बनी सौतन, एक सफर जो गहरी दोस्ती और मासूम प्यार से शुरू हुआ, फिर विश्वासघात के मुश्किल रास्ते से गुजरा, और आखिर में सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को फिर से पाने की मंजिल पर खत्म हुआ। हाँ। इसने हमें रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत करीब से दिखाया। बिल्कुल। नेहा का किरदार सिर्फ टूटने के बाद जुड़ने का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे उसने बाहरी चीजों पर, मतलब पति के प्यार या सहेली के साथ पर, अपनी खुशी की डिपेंडेंसी को छोड़ा। हाँ। और अंदर की ताकत जैसे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, उसको चुना। कहानी का शायद एक मैसेज ये भी है कि असली मजबूती बाहरी रिश्तों के बनने बिगड़ने से ज्यादा अपने उसूलों पर खड़े रहने और अपनी पहचान बनाए रखने में है। स्रोत से जो सीख मिलती है वो भी साफ है। पहली और शायद सबसे कड़वी, कि जिंदगी में सबसे गहरा घाव अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, ये कहानी से बहुत इमोशनली दिखाती है। हाँ। और दूसरी सीख जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो ये कि असली ताकत हालात बदलने में नहीं, बल्कि उन हालातों में खुद को न बिखरने देने में है। टूट कर दोबारा खुद को बनाना, अपनी शर्तों पर जीना सीखना, यही असली रेजिलियंस है। मुसीबत हमें तोड़ सकती है, लेकिन वो हमें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और अपनी कीमत पहचानने वाला इंसान बनने का मौका भी देती है, अगर हम वो मौका पहचान पाएं। हाँ, अगर हम उसे पहचान पाएं। ये कहानी यकीनन रिश्तों में विश्वास के महत्व और उसके टूटने के जो नतीजे होते हैं उस पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है। कौन सा सवाल? कि जब भरोसा इस तरह टूटता है, खासकर इतने करीबी रिश्तों में, तो क्या इंसान फिर कभी पूरी तरह से भरोसा कर पाता है? क्या ये तजुर्बा हमेशा के लिए उसे बदल देता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये कि किसी और के धोखे के बाद अपनी पहचान को बस नेहा बनकर फिर से पाने का असल मतलब क्या है? हाँ, ये सफर कितना मुश्किल होगा और कितना आजाद करने वाला भी। ये वाकई सोचने वाली बात है।